हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स। तो देखते हैं, सीखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है। जैसा कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह बाइपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स भाग लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी नए तरह का स्पीसीज नहीं बनता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पूरा चांस है कि नया स्पीसीज बन जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन होता है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डॉटर इंडिविजुअल बनता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डॉटर इंडिविजुअल बनता है वो नॉन आइडेंटिकल होता है, मतलब अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होगा लेकिन कार्बन कॉपी नहीं होगा, मतलब जेनेटिकली 100% सिमिलर नहीं होगा। तो ये दोनों डिफरेंस हमने देखा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टाइप्स है फीजन। फीजन को हम हिंदी में कहते हैं विदलन। इसको हिंदी में कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम विदलन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फीजन को हम विदलन कहते हैं। और ये फीजन दो तरह का होता है, एक है बाइनरी और दूसरा है मल्टीपल। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, मल्टी मतलब कई। बाई मतलब दो, मल्टी मतलब बहुत सारा, मेनी। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फीजन। समझते हैं क्या है? जैसे मान लेते हैं ये कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें है ना फीजन हुआ। तो फीजन मतलब सिंपली माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो यहां पे माइटोसिस या फीजन हुआ, तो फीजन डिवीजन हुआ। तो ये इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल डाटर में चेंज हुआ। मान लो ये पेरेंट है और ये डाटर है, यहां पे ये वाला डिवाइड हुआ और दो इक्वल डाटर बने। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसी को कहते हैं बाइनरी फीजन, मतलब दो इक्वल डाटर का फॉर्मेशन। तो बाइनरी फीजन कई तरह का हो सकता है। एक सिंपल बाइनरी फीजन होता है। तो सिंपल बाइनरी फीजन की बात करते हैं, ये क्या है? तो सिंपल बाइनरी फीजन में हम लोग बात करते हैं जैसे कोई इंडिविजुअल है, मान लेते हैं ये कोई इंडिविजुअल है। तो ये इंडिविजुअल है, तो अगर इस इंडिविजुअल को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करें, ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो कि दो इक्वल हाफ हमेशा बनना चाहिए, चाहे इस डायरेक्शन में डिवाइड हो, चाहे ऐसे ऐसे डिवाइड हो, चाहे ऐसे ऐसे डिवाइड हो, चाहे ऐसे ऐसे डिवाइड हो, लेकिन ये दो इक्वल हाफ में ही बटेगा। तो ऐसे को कहते हैं सिंपल बाइनरी फीजन। तो इस तरह का फीजन होता है, सिंपल बाइनरी फीजन होता है अमीबा में, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, अच्छा, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन। किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, अगर प्लेन ऑफ डिवीजन को सेंटर से पास कराएं केवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, तभी दो इक्वल हाफ बनेगा। तो ऐसे फीजन को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन कहते हैं। और ये पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन होता है यूग्लिना में। तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन होगा। ठीक। दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन है। तो ट्रांसवर्स, जैसे मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, तो ये केवल ट्रांसवर्स एक्सिस से ही डिवाइड हो सकता है दो इक्वल हाफ में, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। जैसे ये पाया जाता है पैरामीशियम में, ठीक। और तीसरा ऑब्लिक बाइनरी फीजन है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म है
जब इसको ऑब्लिकली हम डिवाइड करें, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ये पाया जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स, या आप कह सकते हैं सीरेटियम में। तो सीरेटियम में इस तरह का फिजन देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिजन आ रहा 4 टाइप। तो पहला हो गया सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा ट्रांसवर्स, चौथा ऑब्लिक। तो सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना, ट्रांसवर्स पैरामीशियम, और ऑब्लिक बाइनरी फिजन डायनोफ्लैजिलेट या सीरेटियम में होता है। दूसरा मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। तो मल्टीपल फिजन क्या है, जैसे ये कोई इंडिविजुअल है, जब इसमें फिजन हो, ये डिवाइड करे ना, तो इसमें फिजन हो तो मल्टीपल डॉटर में चेंज हो, मल्टीपल डॉटर, है ना, बहुत सारे डॉटर बन रहे हैं यहां पर, है ना, और सारे डॉटर एक जैसे हैं, है ना, मल्टीपल डॉटर इक्वल हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में स्पोरुलेशन नाम का मल्टीपल फिजन होता है, स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन होता है, और ये अमीबा में भी होता है, अमीबा, तो अमीबा में भी होता है। अमीबा में इंसिस्टेशन होता है, इंसिस्टेशन, तो इंसिस्टेशन, तो ये भी एक तरह का मल्टीपल फिजन होता है। तो मल्टीपल फिजन के अंदर स्पोरुलेशन और इंसिस्टेशन मींस अमीबा और प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में कैसे इंसिस्टेशन होगा, एडवर्स कंडीशन में बनेगा, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, और प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन होगा, और कैसे, किसके द्वारा होगा, स्पोरुलेशन के माध्यम से होगा। आगे हम बात करते हैं बडिंग। दूसरा रिप्रोडक्शन है बडिंग। तो बडिंग मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ बड, फॉर्मेशन ऑफ बड। तो बड का बनना कहलाता है बडिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ बड इज कॉल्ड एज द बडिंग। तो आगे हम बात करें बड क्या है, तो सिंपल सी बात है, कह सकते हो दिस इज ए आउटग्रोथ। ये एक तरह का आउटग्रोथ है जो कि सेल के सरफेस, मतलब आउटसाइड बन सकता है या इनसाइड बन सकता है, मतलब बॉडी के इनर साइड बन सकता है और बॉडी के आउटर साइड भी बन सकता है। ठीक, तो बड मतलब एक तरह का आउटग्रोथ, दिस इज ए आउटग्रोथ। तो बडिंग रिप्रोडक्शन ये 2 तरह का होता है। तो बडिंग रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल बडिंग होता है, जब इस बड का फॉर्मेशन बॉडी के आउटर सरफेस पे हो, मतलब बड कहां बने, फॉर्म्ड एट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। अगर ये आउटर सरफेस पे बन रहा है तो इसको एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और ईस्ट के बॉडी में इस तरह से एक छोटा सा बड बना, और ये बड आउटर सरफेस पे बन रहा है, और ये बड धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है, ये बड धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आया ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो गया। इस तरह से 2 ईस्ट बन गए। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ईस्ट होता है और दूसरा होता है इसका एग्जाम्पल हाइड्रा। तो हाइड्रा और ईस्ट में एक्सटर्नल बडिंग है ना, एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट में एक्सटर्नल बडिंग होगा। तो यहां पे ईस्ट में जो डिवीजन हो रहा है, जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ये अनइक्वल है। तो वहां पे आप याद रखेंगे ईस्ट में जो ईस्ट में एक्सटर्नल बडिंग के दौरान जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। तो एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में डिवीजन बडिंग के दौरान जो डिवीजन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन, एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटरनल बडिंग है। तो अगर बड का फॉर्मेशन बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो जो है उसी को कहते हैं इंटरनल बडिंग, और इंटरनल बडिंग को हम कहते हैं जेम्यूलेशन, जेम्यूलेशन, है ना, जेम्यूलेशन, जेम्यूलेशन। और इंटरनल बडिंग के दौरान जो बड बनता है उसको हम जेम्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज है, तो दिस इज द फ्रेश वाटर स्पंज, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। तो इसके बॉडी के इनसाइड
ना, तो सेल का कलेक्शन हो जाएगा, सेल का कलेक्शन, और यही कलेक्शन कहलाएगा जेम्यूल। क्या कहलाएगा? जेम्यूल। तो जेम्यूल इज द इंटरनल बड। तो आप कह सकते हो यही इंटरनल बड है। तो दीज आर द इंटरनल बड। तो इसी को हम इंटरनल बड के नाम से जानते हैं। तो ये जेम्यूल है क्या? तो आप सीधी सी बात कर सकते हो, दिस इज द मास ऑफ आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट्स सेल, तो आर्कियोसाइट सेल का मास है, मतलब आर्कियोसाइट सेल का कलेक्शन। तो याद रखिएगा, स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज के बॉडी में आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, और यही सेल एक जगह पर इनर साइड में कलेक्ट हो जाते हैं और एक तरह का आउटग्रोथ बन जाता है। इस आउटग्रोथ को जेम्यूल कहते हैं, या इसी आउटग्रोथ को इंटरनल बड कहते हैं। और यही आउटग्रोथ डेवलप होकर के एक नया स्पंज बना देता है। तो याद रखेंगे, मास ऑफ जेम्यूल इज नथिंग, दिस इज द मास ऑफ आर्कियोसाइट सेल। और ये आर्कियोसाइट सेल एक तरह का टोटीपोटेंट सेल है। तो ये एक तरह का टोटीपोटेंट सेल होता है, टोटीपोटेंट सेल। तो ये टोटीपोटेंट सेल है। तो दिस इज द टोटीपोटेंट सेल। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे ना, तो ये किस में पाया जाता है? जेम्युलेशन एक्चुअल में होता किस में है? ये स्पंजेज में होता है। मतलब ये फ्रेश वाटर स्पंज में जेम्युलेशन होता है। किसमें होगा? फ्रेश वाटर स्पंज में। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब इसको हिंदी में खंडीकरण कहते हैं, है ना। खंड का बनना मतलब खंडीकरण, है ना। खंडीकरण। तो इसको खंडीकरण कहते हैं, ठीक, या खंड का बनना। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म जितने पार्ट में टूटेगा, मान लो ये 3 पार्ट में टूटेगा, और इस तरह से जो है ये इसी को खंडीकरण या विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन। अब ये ऑर्गेनिज्म कई खंड में टूटा और इसका एक एक फ्रेगमेंट डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? जनरली ये प्लेनेरिया में देखने को मिल सकता है, प्लेनेरिया में। ये हाइड्रा में भी देखने को मिल सकता है, हाइड्रा में। ये स्पायरोगायरा में भी देखने को मिल सकता है, स्पायरोगायरा में देख सकते हैं। तो जितने भी लगभग फिलामेंटस फंजाई या एल्गी में भी ये दिखाई देता है। कहने मतलब जिसकी बॉडी फिलामेंट जैसी होती है उसी में यह रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। तो ये दूसरा हो, नेक्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो आप कह सकते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब उचित मात्रा में भोजन और पानी नहीं मिलता है तब उसी कंडीशन में इंसिस्टेशन होता है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो ये अमीबा है, है ना। तो दिस इज द अमीबा, और जो है अमीबा होगा, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस अमीबा के अंदर डिवाइड करेगा, इस तरह से डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद, है ना, जब ये न्यूक्लियस बाहर आएंगे, ये जो न्यूक्लियाई बाहर आएंगे, तो एडवर्स कंडीशन अगर होगा तो इसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ 3 लेयर का सिस्ट चढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं इंसिस्टेशन। तो क्या कहते हैं? दिस इज द इंसिस्टेशन। तो आप इतना याद रखेंगे, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और अमीबा में होता है। कैसा होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, अमीबा में होगा। बस इतना ही हमको इसमें सीखना है। आगे हम बात करते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया फॉर्मेशन ये भी एक तरह का स्पोरुलेशन होता है। तो कोनिडिया फॉर्मेशन, तो कोनिडियो स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन ये पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम। तो मान लेते हैं ये पेनिसिलियम है, ये मान लेते हैं ये पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम का ये जो है हाइफी है ना, ये हाइफी है, और ये जो है कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडियोस्पोर बनता है, और यही कोनिडियोस्पोर, तो यही होता है कोनिडिया। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोनिडिया। तो ये होता है कोनिडियोफोर,
फोर, इसको हम कोनिडियोफोर करते हैं, ये इसको हम हाइफी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हाइफी। तो यहाँ पे देखिएगा कोनिडिया का फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल केवल याद रखना है अभी ना, ये होता है ना, किसमें, पेनिसिलियम में। आप 11th में पढ़ के आए हो, फंजाई में बेटर आपको पढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हाइफी से निकलता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कोनिडियोफोर, और इसी कोनिडियोफोर के ऊपर छोटे छोटे स्पोर डेवलप होते हैं जिसको कहते हैं कोनिडिया, और यही कोनिडिया अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, और जर्मिनेट करके एक नया फंजाई बना देते हैं। तो इस तरह से कोनिडिया के द्वारा फॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का बनना कहलाएगा स्पोरुलेशन। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई है, तो ये न्यूक्लियाई डिवाइड करके इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनाएंगे, और जो है अब ये वाल फट जाएगा तो ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, इसी को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर का बनना कहलाएगा स्पोरुलेशन। तो स्पोर का फॉर्मेशन कहलाएगा स्पोरुलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। तो याद रखेंगे स्पोर्स का बनना कहलाता है स्पोरुलेशन। तो नेक्स्ट हम बात पढ़ने वाले हैं जो स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ जो स्पोर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो जो स्पोर, तो जो स्पोर है क्या? तो ये एक तरह का मोटाइल स्पोर होता है, मोटाइल स्पोर। तो ये एक मोटाइल स्पोर होता है, कहने का मतलब लोकोमोशन करता है, ठीक। और ये स्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है ना। तो ये स्पोर मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। ये स्पोर जूस्पोरेंजियम में बनता है। तो फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजियम, फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजियम, ये जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, जूस्पोरेंजियम। तो जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है, जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो जनरली ये होता किस में है? एल्गी में होता है, एल्गी में होता है, और किस में होता है? फंजाई में भी हो सकता है ना। एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और किस में हो सकता है? आप कह सकते हैं बैक्टीरिया में हो सकता है, बैक्टीरिया कहने का मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों में हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप्स पे, ठीक। तो अगर हम इस जूस्पोर की बात करते हैं तो याद रखेंगे जूस्पोर मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और ये जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो अब हम बात करते हैं, ये जूस्पोर दो तरह के हो सकते हैं, एक छोटे वाले होते हैं और एक बड़े वाले होते हैं। तो मतलब एक माइक्रो जूस्पोर होगा और दूसरा मैक्रो जूस्पोर, माइक्रो जूस्पोर और मैक्रो जूस्पोर, मतलब छोटा और बड़ा। तो आप कह सकते हो ये स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा, छोटा इन साइज होगा, स्मॉल साइज का होगा, ठीक, छोटे होंगे। और आगे बात करते हैं तो इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है, इसका जो पोस्टीरियर एंड होगा वो ओवल शेप का होगा, ओवल होगा, इसका पोस्टीरियर एंड ओवल होगा, है ना, ओवल शेप का होगा। ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये स्पोर बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें दो फ्लैजिला निकला होता है, तो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये स्पोर मोटाइल हो सकते हैं, क्योंकि फ्लैजिला है तो इसलिए मोटाइल होंगे, है ना, फ्लैजिला है इसीलिए ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। और इनका एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड जैसे मान लेते हैं ये जो स्पोर है, ये जो है ये जो स्पोर है, दिस इज कॉल्ड एज द जो स्पोर, इससे फ्लैजिला निकला है। तो ये इसका एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड है। तो जो है इसका जो एंटीरियर एंड है, इसका जो एंटीरियर एंड है ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। जैसे मान लेते हैं, है ना, तो ये इसका ये जो स्पोर है और ये फ्लैजिला है, ये जो स्पोर है ये फ्लैजिला है। जब ये बाहर स्पोर निकल के आते हैं
मतलब स्पोरोब्लास्ट से या जूस्पोरेंजियम से बाहर जब ये निकल के आते हैं तो ये किसी सबस्ट्रेटम से जब अटैच्ड होते हैं तो कैसे अटैच्ड होंगे, अपने एंटीरियर एंड से। तो आप कह सकते हो अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, इनका एंटीरियर एंड जो होगा, एंटीरियर एंड अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम से इनका एंटीरियर एंड अटैच होता है। ठीक, आप याद रखिएगा। तो माइक्रो जूस्पोर स्मॉल होते हैं, इनका एंड ओवल होता है, पोस्टीरियर एंड, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये इनका एंटीरियर एंड किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है जब ये बाहर निकल के आते हैं, है ना, जूस्पोरेंजियम से जब ये बाहर निकल के आते हैं। मैक्रो जूस्पोर की बात करें तो मैक्रो जूस्पोर जो होगा ये लार्ज साइज का होगा, बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा। ठीक, इनका जो पोस्टीरियर एंड होगा वो पॉइंटेड होगा, पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होगा। और ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड का मतलब 4 फ्लैजिला होगा इसमें। तो इसके अंदर 4 फ्लैजिला होगा, कहते हैं इसलिए क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनका पोस्टीरियर एंड किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, तो आप कह सकते हो इसका पोस्टीरियर एंड अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। जैसे मान लेते हैं ये सबस्ट्रेटम है, तो दिस इज द सबस्ट्रेटम, ये कोई सबस्ट्रेटम है। जब ये जूस्पोरेंजियम से बाहर निकल के आएंगे तो इनका जो पोस्टीरियर एंड है वो अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से, तो वो अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से। तो जनरली ये जूस्पोर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा में भी बन सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से तरह तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन सकते हैं। तो आपने सीख लिया जूस्पोर के द्वारा फॉर्मेशन या जूस्पोर के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट होता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, मीन्स जैसे कोई भी बॉडी पार्ट आपका कट गया वो फिर से रिजनरेट कर जाए। जैसे छिपकली है, उसका पूंछ कट जाता है तो फिर से वो रिजनरेट कर जाता है ना। जैसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको 2 भाग में काट दिया जाए तो ये 2 नए ऑर्गेनिज्म ही बन जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो हम कहते हैं रीजनरेशन एक तरह का फॉल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो है रीजनरेशन मैक्सिमम ये पाया किस में जाता है, प्लेनेरिया में होता है। तो प्लेनेरिया में मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन होगा मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। हम इस स्पोर की बात करते हैं। ये स्पोर 2 तरह के हो सकते हैं। तो स्पोर्स 2 तरह के होते हैं, एक इक्जोस्पोर्स होते हैं और दूसरे इंडोस्पोर्स होते हैं। इक्जोस्पोर्स और इंडोस्पोर्स ये 2 तरह के होते हैं, नाम से क्लियर है। वह स्पोर जो स्पोरेंजियम के बाहर बनता है उसको इक्जोस्पोर्स कहते हैं, और जो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है उसको इंडोस्पोर कहते हैं। जैसे मान लो ये जो है स्पोरेंजियोफोर है, ये मान लेते हैं हाइफी है, तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइफी, ये हाइफी है, और ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर है, और इसी के ऊपर ये स्पोर्स बन रहे हैं। तो ये स्पोर्स बन रहे हैं, तो इनको इक्जोस्पोर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द इक्जोस्पोर। यहां कोई जो स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं तो ये स्पोरेंजियम है, ये हाइफी, ये स्पोरेंजियोफोर है और ये हाइफी है। तो मान लेते हैं ये हाइफी है, तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइफी। इसको हम हाइफी नाम देते हैं, ये हाइफी है ना, और ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर, और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इस स्पोर को कहते हैं इंडोस्पोर। क्या कहते हैं, इंडोस्पोर। तो ध्यान दीजिएगा, इक्जोस्पोर और इंडोस्पोर की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा कोनिडिया, कोनिडिया होगा। इसका एग्जाम्पल होगा ऊडिया, है ना, ऊडिया भी होगा। तो कोनिडिया और ऊडिया ये होते हैं इक्जोस्पोर। कोनिडिया और ऊडिया एक ऐसे स्पोर, इक्जोस्पोर। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल होगा जूस्पोर, है ना।
तो इसका एग्जाम्पल होगा स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। तो इसका एग्जाम्पल है स्पोरेंजियोस्पोर। और इस स्पोरेंजियोस्पोर की अगर हम बात करें, स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें तो ये दो तरह का हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर मतलब वो स्पोर जो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, उस स्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। जो इस स्पोरेंजियम के अंदर बनता है उसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और ये स्पोरेंजियोस्पोर अगर मोटाइल है तो मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर को कहते हैं ज़ूस्पोर। दिस इज कॉल्ड एज द ज़ूस्पोर। और अगर ये नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, तो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर को कहते हैं एप्लैनोस्पोर, एप्लैनोस्पोर। तो इसको हम कहते हैं एप्लैनोस्पोर। तो इस तरह से दो एग्जांपल इसके हो गए जो है एंडोस्पोर्स के, कौन से, ज़ूस्पोर और एप्लैनोस्पोर्स। तो ये हमने थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।